हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म पड़ा हुआ है तो आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज। अगर आपने इस सीरीज को 2 महीने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप जीएस के अंदर बहुत बेटर करने वाले हैं। आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाले हैं। आज की क्लास लेकर देखिएगा और दोस्तों कमेंट कर बताइएगा लास्ट में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा आज का कंटेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सारे सवाल आपको परीक्षा में ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। एक एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप सुनते चलिएगा, अपनी कॉपी में वन लाइनर के रूप में नोट करते चलिएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की आपकी। आइए दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल को लेकर। पहला सवाल है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस यात्री ने भारत का दौरा किया था। अलबरूनी ने किया था, फायान ने किया था, इब्न बतूता ने किया था, हुएन ने किया था। दोस्तों आपको बता दें हर्षवर्धन के शासनकाल में किस यात्री ने भारत का दौरा किया था, तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है हुएन सांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आपको बताता हूं कौन किसके समय आया था। सवाल एसएससी का फेवरेट सवाल है। दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि फायान ये किसके समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, फायान आया था। इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था, इब्न बतूता। और इब्न बतूता दोस्तों ये कहाँ का निवासी था, मोरक्को का। ये कहाँ का निवासी था, ये मोरक्को का निवासी था। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर जो कि परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं। दोस्तों आपको याद होगा हुएन सांग, इनकी एक पुस्तक है सी यू की। कौन सी है, सी यू की। ये किसकी पुस्तक है, हुएन सांग की। एक इब्न बतूता की पुस्तक है रहेला। कौन सी पुस्तक है, रहेला। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं अलबरूनी, इनकी एक पुस्तक है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, वारिंग हेस्टिंग ने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। दोस्तों आपको याद होगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में हुआ था। और दोस्तों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप याद रखें, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इसको आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। और दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों आपके सामने रॉबर्ट क्लाइव, वारिंग हेस्टिंग, विलियम बेंटिक देके रखा है। तो आइए दोस्तों इसका पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। विलियम बेंटिक ये क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के पहले, अगर पूछा जाए भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। अगर हम बात करें वारिंग हेस्टिंग, तो दोस्तों बंगाल के, किसके, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है वारिंग हेस्टिंग्स। ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में आपको कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, आपको सिलेक्शन से दूर करते हैं। इनको आप आज ही याद कर लीजिएगा। विलियम बेंटिक कौन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल है। और वारिंग हेस्टिंग कौन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अब रॉबर्ट क्लाइव ये कौन है, बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर है। दोस्तों गवर्नर अलग है, गवर्नर जनरल अलग है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बंगाल के पहले गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल कौन है, वारिंग हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन है, भारत के पहले वायसराय, तो आपको दोस्तों नाम याद रखना है क्या ना, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये दोस्तों भारत के पहले वायसराय हैं। इनको भी आप याद रखें, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको नाम याद रखना है श्री राजगोपालाचारी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है। ये वह सवाल है जो एसएससी ने कई बार पूछा है। विष्णु प्रयाग कहलाता है, रुद्र प्रयाग कहलाता है, देव प्रयाग कहलाता है, कर्ण प्रयाग कहलाता है। नोट करके रखिएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा इसका संगम कहलाता है रुद्र प्रयाग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। रुद्र प्रयाग आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। विष्णु प्रयाग आपको याद रखना धौली गंगा और अलकनंदा, इसको आप लिखते चलिएगा।
धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा, इनका संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। अब दोस्तों आपको याद होगा कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी। अलकनंदा और पिंडर नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी, इन दोनों का संगम क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। अब दोस्तों बात करते हैं देवप्रयाग की, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, ये चारों सवाल आपकी परीक्षा के लिए एकदम रामबाण सवाल हैं। दोस्तों मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। धौली गंगा तथा अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग दोस्तों किसका संगम है? अलकनंदा तथा भागीरथी का। और कर्णप्रयाग अलकनंदा तथा पिंडर का। इन चारों सवालों को आप नोट कर रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिल्ली सल्तनत पर बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसने की? लगाइएगा स्टार। गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, रजिया सुल्तान ने, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किसके द्वारा लागू की गई? ये वह सवाल है जो एसएससी ने कई बार पूछा, दिल्ली पुलिस में भी आपसे सवाल कई बार पूछा गया है। आप नोट करके रखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे दोस्तों यहाँ से कैसे सवाल बनेंगे? तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला दोस्तों वंश कौन था, तो आपको याद रखना ये खिलजी वंश था। और खिलजी वंश के दोस्तों आपको याद हो कब से कब तक संस्थापन किया? 1290 से 1320 तक इन्होंने अपना शासन किया था। ये सवाल आपको याद रखना है, परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। अब दोस्तों खिलजी वंश से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूँ, इनको आप नोट कर लें। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली सल्तनत पर सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। एक सवाल, दिल्ली खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों संस्थापक अगर आपसे पूछे तो नाम आपको याद रखना जलालुद्दीन खिलजी। क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक है। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको लिख लेना है गुरुशाक। गुरुशास ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा? दिल्ली में हौज की स्थापना किसने करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग तथा हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। आर्मी रिफॉर्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी की कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जो उसने स्थापना करवाई, क्या क्या? अलाई दरवाजा किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई मीनार, चोर मीनार और जमैयत खाना ये सब किसने बनवाए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने। सवाल एक है, मैंने आपसे 15 से 20 सवाल बताए होंगे आपको इस सवाल से। सारे सवाल आप नोट करते चलें, जो सवाल मैं बोल रहा हूं उनको भी आप सीरियसली नोट कीजिएगा, वो भी दोस्तों अपने आप में एक सवाल ही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों ये कावेरी नदी निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्रह्मगिरी नदी पर्वत से निकलती है और कोडागू जिले से निकलती है। कहाँ से? ये कोडागू जिले से निकलती है कावेरी नदी, इसको भी आप नोट करके रखें। अगला सवाल, कृष्णा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। अगर आपसे पूछे कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों सिंधु नदी दोस्तों कहाँ से निकलती? मानसरोवर से निकलती है। आपको याद होगा तिब्बत मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। ये सवाल परीक्षा में आया हुआ सवाल है। गोदावरी नदी त्रंबक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? त्रंबक की पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी तो आपको याद होगा ये दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। इस बात को भी आपको नोट करना है, सवाल बन चुका है परीक्षा में कई बार। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? ये एकदम करंट अफेयर का अच्छा सवाल है। डेविस मालपस को, अजय बंगा को, रुचिरा कंबोज को, ए के मोहंती को। तो आपको नोट करना है विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसको चुना गया? ये दोस्तों अजय बंगा साहब को चुना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों रुचिरा कंबोज यूएनओ की वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। अब दोस्तों यूएनओ की बात आई है तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आपको याद होगा कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। ये बातें भी आपको नोट करनी। ए.के. मोहंती कौन है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन है, ए.के. मोहंती साहब। अगला क्वेश्चन, आसियान का नवीनतम सदस्य किसे बनाया गया, लगाइएगा स्टार। अति महत्वपूर्ण सवाल, ईरान को बनाया गया, डेनमार्क को बनाया गया, फिनलैंड को बनाया गया, तिमोर लिस्टे को बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें आसियान इसका नवीनतम मेंबर बना है तिमोर लिस्टे। और दोस्तों ये 11वां मेंबर बना है। कौन सा, 11वां मेंबर बना है, इसको भी आप याद रखें। आसियान की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद होगा 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया मुख्यालय। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है आसियान का। और आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई है, बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई है। इस बात को भी आपको नोट करना है, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ईरान एससीओ का नवीनतम मेंबर कौन बना है, ईरान, यानी कि 9वां मेंबर बन चुका है ईरान एससीओ का। आपको दोस्तों याद होगा एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी एससीओ ने किसको बनाया था, वाराणसी को बनाया था। इसको भी आप थोड़ा लिख लें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। और एससीओ इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई आंसर मत लगा के आएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बीजिंग, चाइना। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, इसको भी आप याद रखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, और तुरंत आंसर उनका गलत हो जाता है। तो दोस्तों बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फिनलैंड दोस्तों किसका बना है, याद कीजिएगा, नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है, फिनलैंड। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1949 ईस्वी को हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यह क्लास एकदम रामबाण साबित होने वाली है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है, भारत, ईरान, स्पेन, कोलंबिया। तो आप नोट करें, विश्व कबड्डी चैंपियनशिप इसका दोस्तों विजेता कौन बना है, ये दोस्तों आपका भारत बना है। किसको हराकर बना है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ये दोस्तों ईरान को हराकर बना है, यानी कि उपविजेता कौन है, ईरान। जीता कौन है, अपना भारत देश। इसको आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको याद होगा विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है, अपने भारत में हुआ है। ये भी सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया एसएससी एमटीएस में। दोस्तों विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, अपने भारत देश में हुई, नई दिल्ली में। और दोस्तों 4 महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, नीतू गंगास, स्वीटी बुरा। इन चारों ने भारत को दोस्तों गोल्ड मेडल दिलाया। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में सवाल आया हुआ है। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना, ये वो सवाल है जो आपको नंबर दिलाएगा, आपको औरों से 2-4-6 नंबर आगे रखेगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 इसका दोस्तों ऑरेंज कैप का विजेता आपसे पूछा है, हेले मैथ्यूज, मैग लेनिन, यासिका भाटिया, आर्या सबलेंका। दोस्तों आपको याद रखना है ऑरेंज कैप इसका विजेता कौन बना है, तो दोस्तों मैग लेनिन। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये दोस्तों कौन से टीम के खिलाड़ी हैं, तो आपको नोट करना दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी हैं। हेले मैथ्यूज दोस्तों इनको क्या मिला है, पर्पल कैप। क्या मिला है, पर्पल कैप। इनको दोस्तों पर्पल कैप मिला है हेले मैथ्यूज को। और किसकी खिलाड़ी दोस्तों, मुंबई की खिलाड़ी, मुंबई खिलाड़ी। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में ये भी सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, तो हेले मैथ्यूज जी दोस्तों इसके अंदर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर कौन दोस्तों, अगर आपसे इमर्जिंग प्लेयर पूछे तो आपको जवाब देना है यासिका भाटिया। ये वो सवाल है जो दोस्तों बच्चा नहीं पढ़ता, इनको बिना पढ़े आगे बढ़ जाता है। दोस्तों आप सबको पता होगा महिला प्रीमियर लीग 2023 में दोस्तों आपको याद होगा ये दोस्तों कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। जीता कौन है, तो आपको दोस्तों याद रखना है मुंबई इंडियंस इसका विजेता बना है। हारा कौन है, दिल्ली कैपिटल्स हारा है। कितनी टीमों ने भाग लिया, 5 टीमों ने भाग लिया। ये सब चीज़ें हर बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन दोस्तों ये ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, इमर्जिंग प्लेयर सवाल ऐसे पूछता है आपके परीक्षा में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एनीमिया रोग, यहां पर रोग नहीं होगा, यहां पर रोग होगा। क्या होगा, रोग।
यहाँ पर आप रोग कीजिएगा। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, B2, B3, B12। ये वो सवाल है जो आपके एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है। एनीमिया रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और विटामिन B12 इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है इसके अंदर? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोवुलिन। साइनोकोवुलिन दोस्तों इसका रासायनिक नाम है किसका? विटामिन B12 का। विटामिन B3 आपको याद होगा, पेलाग्रा रोग। अगर आपसे पूछा पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। इसको भी आप नोट करते चलें। अगला सवाल, तबला वादक जिसे 2003 में पद्म विभूषण मिला, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों। तबला वादक जिसे वर्ष 2023 में पद्म विभूषण मिला है, ये सवाल वो सवाल है जो आपके दोस्तों पसीना छुड़ा देगा अगर आपने नहीं पढ़ा तो। तबला वादक कौन है दोस्तों? आपको याद रखना, जाकिर हुसैन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हालांकि अल्लाह रखा का भी संबंध तबला वादक से है, लेकिन वर्ष 2023 में पद्म विभूषण किसको मिला है? जाकिर हुसैन को मिला है। आपको दोस्तों याद होगा, मैंने आपको नोट कराया था कि वर्ष 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। उन 6 लोगों में दोस्तों ये जाकिर हुसैन भी संबंधित हैं। और अल्लाह रखा खान का संबंध किससे? ये भी तबला वादक हैं, इसको भी आप याद रखें। पंडित शिव कुमार शर्मा आपको याद आ रहा होगा, संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी ये दोनों लोग कौन है? संतूर वादक हैं। इनको भी आप नोट कर लें। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 32 से 35। आपको दोस्तों याद होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, इनका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों एक सवाल आपसे MTS में पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनका दोस्तों उल्लेख किस अधिनियम के तहत है? 1935 के अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इनका उल्लेख किया गया है। ये सवाल भी परीक्षा में MTS में पूछा गया है अभी हाल ही में। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 5 से 11 है, इसमें क्या है? एकल नागरिकता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? दोस्तों 5 से 11 है। और दोस्तों एकल नागरिकता, इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से? इंग्लैंड से लिया गया। परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड सवाल है। अनुच्छेद 212 से 35 में क्या है? तो आपको याद होना चाहिए, ये दोस्तों मौलिक अधिकार है। इसको भी आप याद रखें। क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसको भी आप याद रखें, महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों 32 से 35 में क्या है? तो आपको याद होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में। अगला क्वेश्चन, एम गोपाल कृष्ण अय्यर से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है? मृदंगम वादक है, सितार वादक है, सरोद वादक है, वायलिन वादक है। आपको दोस्तों मैंने कई बार नोट करा है, एम गोपाल कृष्ण अय्यर ये कौन है? ये दोस्तों आपका वायलिन वादक है। कौन है? वायलिन वादक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनको भी आप नोट करके रखें। ये सब वो सवाल है जो दोस्तों छुपे रुस्तम सवाल है। परीक्षा में दोस्तों आपको 2 से 4 नंबर औरों से आगे करने वाले हैं। अपनी दोस्तों क्लास को जल्दी से दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम है, इस क्लास को उस हर बच्चे तक पहुंचा दें जिसका भी दोस्तों वर्तमान में एग्जाम है या दोस्तों आगे आने वाले समय में एग्जाम देने वाला है। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। मैंने आपको क्या बताया? एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध किससे है? वायलिन वादक। अगर हम बात करें दोस्तों मृदंगम वादक, तो एक नाम आपको याद रखना है, पालघाट मणि अय्यर। कौन है? पालघाट मणि अय्यर। पालघाट मणि अय्यर का संबंध किससे है? मृदंगम वादक। सितार वादक मैंने आपको बता दिया है। सरोद वादक से दोस्तों आपको 4 नाम याद रखना है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों भारतीय संगीत का मूल किस वेद से प्राप्त होता है? तो दोस्तों बच्चे को पता है। ये दोस्तों क्या होगा इसका? आपको साम वेद बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखें। जादू टोने का उल्लेख दोस्तों किसके अंदर है? अथर्व वेद के अंदर है जादू टोना। दोस्तों ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का उच्चारण है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसको भी आप याद रखें। परीक्षा में दोस्तों ये वेद से भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। पहले व्यक्ति सत्याग्रह कौन थे? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, आचार्य विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान में रखना, पहले व्यक्ति सत्याग्रह कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद रखें। लेकिन अगर आपसे पूछ ले दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोस्तों सेकंड थे।
और विनोबा भावे से भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है? आचार्य विनोबा भावे। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसे माना जाता है? स्टैनफोर्ड क्रिप्स को माना जाता है, पैट्रिक लॉरेंस को माना जाता है, अलेक्जेंडर को माना जाता है, मानवेंद्रनाथ राव को माना जाता है। नोट करके रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन ये दोस्तों कब आया था, जल्दी से कमेंट में छाप दें। और इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पैट्रिक लॉरेंस का नाम याद रखना है। इसमें दोस्तों 3 लोग शामिल थे। कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पैट्रिक लॉरेंस जी ने की थी। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों ये कुछ आज 15 से 16 सवाल लिए थे एक डेमो के रूप में। दोस्तों मैंने आपको ये क्लास आज ली है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास से आपने कितना कुछ सीखा है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों क्लास पर अगर नए हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही जल्द लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपके लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपको दिल्ली पुलिस के अंदर सफलता दिलाने वाले हैं। जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स तैयार हो जाएंगे आपको दोस्तों कन्फर्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।